हाय एलन, वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के सीयूटी के सेशन में, जहां पे चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं। अब यहाँ पे अगर कंट्रोलिंग चैप्टर की बात करें तो कंट्रोलिंग वैसे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है कंट्रोलिंग में, बट सीबीएसई की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर कंट्रोलिंग के टॉपिक्स को थोड़ा गौर से देखोगे तो सीबीएसई में एक बड़ा सा कंट्रोलिंग का जो टॉपिक है, राइट, दैट इज टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये सीबीएसई में ओमिट किया गया था। बट अगर सीयूटी की बात करें तो यस, सीयूटी में हमें ये टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ना है, इंक्लूड करना है, और इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। एक, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत लेंदी आंसर है, तीसरा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो ये टॉपिक पे प्लीज 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 यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कंट्रोलिंग में एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आता है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन, जहाँ पे कंट्रोलिंग एग्जैक्टली क्या है उसको आप समझोगे। उसके बाद आओगे आप फीचर्स, या तो इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर एक तरीके से आप इसको नेचर ऑफ कंट्रोलिंग भी कह सकते हो। उसके बाद आप इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे आओगे, जिसको आप एक तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग भी कह सकते हो, ठीक है। फिर हम एक कंपैरिजन करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन प्लानिंग, जो कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अगेन प्रोसेस की बात आती है तो हमें याद रखना है कि जब भी प्रोसेस की बात है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अप्रोप्रिएटली यहाँ पे जो स्टेप्स है, जो सीक्वेंसेस है, उनको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो कि टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीयूटी के लिए, ठीक है। तो चलिए भाई, यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक कि कंट्रोलिंग एग्जैक्टली क्या है। बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ कंट्रोलिंग के बारे में, तो कंट्रोलिंग यहाँ पे एक ऐसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसका मेन काम होता है ये इंश्योर करना कि हमने जो भी प्लानिंग स्टेज पे चीजों को डिसाइड किया है, ठीक है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, तो एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। तो ये जो भी हमने पहले से डिसाइड करके रखा है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कंट्रोलिंग का काम होता है ये इंश्योर करना कि इसको हम यहाँ पे फॉलो करें। ऐसा नहीं हो कि प्लान में सोचा कुछ और असल में किया कुछ और। तो कंट्रोलिंग की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो कंट्रोलिंग का मेन काम यहाँ पे क्या है, तो कंट्रोलिंग का मेन काम यहाँ पे होता है टू इंश्योर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, to ensure plans are followed, ठीक है। बट सवाल आता है ये आप करोगे कैसे। मैं ये कोशिश करना है, मुझे इंश्योर करना है कि जो भी हमने प्लानिंग की है, जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं, वो यहाँ पे फॉलो हो। सही कह रही हो, लेकिन ये आप करोगे कैसे। तो कंट्रोलिंग बेटा यहाँ पे क्या कहता है, कंट्रोलिंग कहता है कि सबसे पहले हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, देखिए बेटा दो तरीके की परफॉर्मेंसेस होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से कि हमने सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे किया, ठीक है। हम जब भी यहाँ पे सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, जो कि है यहाँ पे प्लानिंग। अब प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं, एडवांस में क्या डिसाइड करते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, when to do, how to do and who is to do, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम कब लेते हैं, जब हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये डिसाइड करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, ठीक है, कि भाई हमारी चीज कैसी बननी चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हम कहते हैं कि हमें शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है, तो शर्ट्स कैसा बनना चाहिए, क्या क्वालिटी का बनना चाहिए, किस तरीके का बनना चाहिए, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को आप यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी कह सकते हो। तो बेटा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब प्लानिंग करते वक्त जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यहाँ पे सेट करते हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है किस तरीके से बनना चाहिए। अब ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन है, हम चाहते हैं कि इस तरीके का प्रोडक्ट बने। बट जब यहाँ पे
एक्चुअल काम की शुरुआत होती है, जब भी यहाँ पे एक्चुअल वर्क की शुरुआत होती है एट द स्टेज ऑफ डायरेक्टिंग। अब हमने सीखा था लास्ट ही चैप्टर में कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो जैसे यहाँ पे मैनेजर्स लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, काम की यहाँ पे शुरुआत करता है। तो काम की शुरुआत करने के बाद जो हम काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की परफॉर्मेंसेस होती है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हम प्लानिंग के दौरान सेट करते हैं, और दूसरा होता है आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, रियल में आपने यहाँ पे क्या काम किया। आपसे ये एक्सपेक्टेड था बट असल में क्या आप एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जब भी कंट्रोलिंग की बात आती है तो इसमें हमेशा आपको कंपैरिजन दिखेगा बिटवीन टू परफॉर्मेंसेस, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, या इसको प्लान परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी कह सकते हो। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस या डिविएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा अगेन मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो परफॉर्मेंसेस है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ठीक है, मान के चलिए कि प्लानिंग के दौरान हमने यहाँ पे एक टारगेट सेट किया था, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया था कि 100 यूनिट्स जो है एवरी वीक हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। ये हमारा टारगेट था, ये हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, ये हमसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि एक हफ्ते में हमें 100 यूनिट्स को बनाना है। अब रियल में जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो क्या हमने एक हफ्ते में 100 यूनिट्स बनाए, ये हमें चेक करना है। अब मैंने जब यहाँ पे मेजर किया, मैंने जब यहाँ पे चेक किया तो मुझे पता चला कि हम 100 नहीं बल्कि हम बस 80 यूनिट्स यहाँ पे एक हफ्ते में बना पाए। मतलब दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। चाहिए थे 100 यूनिट्स इन अ वीक बट असल में मैं सिर्फ 80 यूनिट्स इन अ वीक यहाँ पे बना पाई। राइट, तो याद रखिएगा अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में यहाँ पे एक तरीके से डिफरेंस आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यहाँ पे डीविएशन इन कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों दिक्कत आई? अब देखो, चलो ठीक है, मैंने कहा था 100 यूनिट बनाना है, बने 80, बट सवाल है ऐसा क्यों हुआ? वर्कर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिली, वर्कर्स एफिशिएंट नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, मशीन में कोई दिक्कत आ गई थी, मशीन खराब हो गई थी। दिक्कत क्या थी कि मेरे 80 यूनिट्स बने 100 के बदले? फाइंड आउट तो करना पड़ेगा, वरना हमेशा 80 बनाते जाओगे तो आपको जितना प्रोडक्शन जितने समय में करना है वो आप कर नहीं पाओगे। मान के चलो कि मेरे को महीने में 400 यूनिट बनाने थे, हर हफ्ते 80 बनाओगे तो क्या आपका टारगेट पूरा होगा? नहीं। इसीलिए जब भी डिविएशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके रीजंस को फाइंड आउट करना कि भाई ऐसा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सो दैट आप इन कारणों को यहाँ पे रोक सको, सुधार सको और ये इंश्योर कर सको कि दोनों आपका एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस यहाँ पे आगे जाकर मैच करे। तो कंट्रोलिंग की बात कहे तो कंट्रोलिंग एग्जैक्टली क्या करता है? कंट्रोलिंग हमेशा ये कोशिश करता है कि हम प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, बार बार कंपैरिजन जारी रखता है कि भाई ये प्लान के मुताबिक करना था, क्या हमने किया? ये करना था, क्या हमने किया? ये करना था, क्या हमने किया? अगर नहीं किया तो डिविएशन कहा जाता है। डिविएशन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके रीजंस फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना कि कल उठ के वापस सेम चीज ना हो, इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, चलिए कंट्रोलिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे नूट्स एंड ओडॉनल ने यहाँ पे दिया हुआ था। तो नूट्स एंड ओडॉनल का यहाँ पे क्या कहना था कि कंट्रोलिंग एग्जैक्टली क्या करता है? तो कंट्रोलिंग एक आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के मुताबिक नहीं है तो उसको करेक्ट यहाँ पे करता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं ये श्योर करे कि एंटरप्राइज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके और प्लान में कोई भी डिविएशन ना हो। अगर हो तो उसको तुरंत अटेंड करके सुधारा जाए। ठीक है, तो देखिए बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपने जो सोचा, जो आपने प्लान किया उसी मुताबिक चीजें हो। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि चीजें उस मुताबिक नहीं होती है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कारण फाइंड आउट करके उसको यहाँ पे सही करना, सो दैट आप प्लान के मुताबिक चलो। अब बहुत बार बच्चे पूछते हैं मैम उसमें क्या हो गया, लेकिन 100 बोला था 80 बना, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये होती है कि प्लान्स के मुताबिक अगर आप चलोगे तब जाके कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कंट्रोलिंग कहता है कि भाई मेरे को तो प्लान के मुताबिक चलना है, प्लान से आगे पीछे कुछ नहीं करना है। ठीक है,
चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे फीचर्स, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स या तो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग भी कह सकते हो। सबसे पहला फीचर यहाँ पे क्या कहता है कि कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। मतलब कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि चीजें प्लान के मुताबिक हो, ना ही कंट्रोलिंग हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम क्या होता है कि हम जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि चीजें प्लान के मुताबिक हो, क्यों? सो दैट कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ठीक है, सेकेंड फीचर क्या कहता है कि कंट्रोलिंग एक ऑल परवेसिव फंक्शन है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? तो प्रेजेंट एवरीवेयर। तो मैं जब कहती हूँ कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में मौजूद होता है, राइट? हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, हर एक डिपार्टमेंट में हम अपने टारगेट सेट करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट हो सकता है कि एक हफ्ते में 100 यूनिट्स बनाना, सेल्स डिपार्टमेंट का टारगेट हो सकता है एक महीने में 50 यूनिट्स बेचना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का टारगेट हो सकता है कि 20% से कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के अपने टारगेट्स होते हैं और यही टारगेट्स को हम पूरा करें, अचीव करें। इन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम प्लान के मुताबिक चले, ये कंट्रोलिंग इंश्योर करता है। इसीलिए इसको कहते हैं ये एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, क्योंकि हर जगह हर डिपार्टमेंट में मौजूद होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट फीचर, जो कि कहता है कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। सबसे पहले यहां पे आपको समझना है दो शब्दों का मतलब, जो कि है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, जब मैं कहती हूं बैकवर्ड तो ये रिलेटेड होता है आपके पास से, जब मैं कहती हूं फॉरवर्ड तो ये रिलेटेड होता है आपके फ्यूचर से। अब देखिए बेटा, मैं कहती हूं कि कंट्रोलिंग करने के लिए आपको पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर भी देखना होता है, आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर भी देखना होता है। मतलब क्या? अगर हम कंट्रोलिंग फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है, हम कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या था, हमने प्लान में क्या चीजें बनाई थी, क्या गोल सेट किए थे, उसके लिए मुझे प्लानिंग स्टेज पे जाना पड़ेगा, प्लान्स को मुझे देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखा, राइट? साथ ही साथ बेटा कंट्रोलिंग करते वक्त, ठीक है, हम इसको कहते हैं ये फॉरवर्ड लुकिंग है। मतलब क्या? अब मान के चलो मुझे पता चला कि हमने 100 यूनिट्स पर वीक का टारगेट सेट किया था, जो कि अचीव नहीं हो रहा था, बस हम 80 यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे। अब मैंने जब पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कर रहे थे, क्या दिक्कत थी कि हम प्रोडक्शन टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में यहाँ पे बार बार बिजली आना जाना होते रहता है। अब बिजली चली जाती है, मशीन्स बंद हो जाते हैं, काम रुक जाता है, तो प्रोडक्शन रुक जाता है। इसके कारण हम टारगेट प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने तुरंत अपने फैक्ट्री में यहाँ पे बहुत सारे जनरेटर्स का अरेंजमेंट किया, सो दैट बिजली चली भी जाए तो हमारे पास एक बैकअप हो और हमारा काम ना रुके, प्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता रहे। तो यहाँ पे इस चीज को, ये गलती मैंने करी कि भाई मेरे एक फैक्ट्री में मैंने जनरेटर्स नहीं रखे थे, तो क्या आगे जाके गलती दोबारा दोहराओगे क्या? नहीं। और इसीलिए कंट्रोलिंग करते वक्त एक फीडबैक रिपोर्ट बनती है, जहां पे हमारा क्या डिविएशन था, कैसे हमने उसको करेक्ट किया, ये सारी चीजें नोट डाउन की जाती है, सो दैट कल उठ के आगे कंपनी जब भी प्लान्स बनाए, जब चीजों को यहाँ पे प्लान आउट करे, सेम मिस्टेक्स को यहाँ पे रिपीट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या कहता है कि कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब क्या? आपने एक बार यहाँ पे चीजों को देखा, प्लानिंग से कंपेयर किया, तो आपका काम हो गया? नहीं। देखिए, काम जो है कंटिन्यूअस चलते रहेगा, और जैसे काम चलते रहेगा वैसे ही बार बार लगातार उसको प्लान के मुताबिक कंपेयर करना, डिविएशंस है कि नहीं फाइंड आउट करना, ये रेगुलर बेसिस पे चलते रहना चाहिए। शुरुआत में आपने बस एक बार देख लिया कि चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है, नहीं चल रही है और काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रेगुलर चेक्स रखने पड़ते हैं। एक बार चेक किया सब सही चल रहा है, वापस चेक किया सब सही चल रहा है, वापस चेक किया नहीं अब तो डिविएशन आ गया, फिर उसको करेक्ट करो, फिर फीडबैक रिपोर्ट बनाओ, फिर वापस इसको यहाँ पे जारी रखो। इसीलिए हम कहते हैं कंट्रोलिंग जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, वन टाइम फंक्शन नहीं है कि एक बार करा और काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंस, या तो इसको सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग हम जो है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है
को अचीव कर पाते हैं। देखिए बेटा, अगर कंट्रोलिंग है तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि चीजें प्लान के मुताबिक हो। अगर कोई भी गड़बड़ है तो उसको तुरंत करेक्ट किया जाए, कोई भी डिविएशन है तो उसको फाइंड आउट करके तुरंत सुधारा जाए, और ये भी इंश्योर किया जाए कि आगे जाके यही डिविएशंस और गलतियों को हम दोबारा रिपीट ना करें। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है भाई, जब मैं कंट्रोलिंग कर रही हूं तो कंट्रोलिंग के कारण मैं प्लान्स को फॉलो कर पा रही हूं, और कंट्रोलिंग के कारण प्लान्स को फॉलो कर पा रही हूं। इसीलिए तो मेरे दोस्त यहां पे कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोलिंग करते रहोगे, हमेशा इंश्योर करते रहोगे कि चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है, तो चांसेस कि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाओगे ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहती है, तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेटा इसका यहाँ पे मतलब क्या है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम यहाँ पे दो परफॉर्मेंसेस लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड या तो प्लान परफॉर्मेंस, और फिर उसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से, राइट। तो मान के चलिए जब मैंने प्लानिंग करी तो प्लानिंग करते वक्त मैंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया था 100 यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करना है पर वीक। ठीक है, अब जब मैंने देखा फर्स्ट वीक में तो मैंने यहाँ पे 85 यूनिट्स पर वीक बनाया, चलिए ठीक है कोई नहीं। सेकेंड वीक में देखा तो 80 यूनिट्स बनाया, ठीक है। थर्ड वीक में मैंने देखा तो वापस 84 यूनिट्स बनाया। फोर्थ वीक में देखा तो वापस करीबन 87 यूनिट्स हमने बनाया। अब कोई भी हफ्ते में अब देखने जाओ तो हम अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अब मुझे लगा बाबा ऐसी गड़बड़ कैसे हो रही है, तो मैंने देखने की कोशिश की, फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या दिक्कत है, क्या डिविएशन है जिसकी वजह से ये जो हमारा वीकली टारगेट है ये हम यहाँ पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पता करने पे या डिविएशन फाइंड आउट करने की जब मैंने कोशिश करी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जितने मेरे पास लेबरर्स है, जितना मशीन्स है, उसके मुताबिक हफ्ते का 100 यूनिट्स कंप्लीट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, करीबन नामुमकिन है, क्योंकि उतने लेबर्स मशीन्स है ही नहीं कि आप हफ्ते के 100 यूनिट्स बना सको। फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तब जाके इतने यूनिट्स बन रहे हैं। अब ऐसे समय में दिक्कत मेरे काम में एक्चुअल परफॉर्मेंस में नहीं थी, दिक्कत थी कि जो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट किया था वही मैंने यहाँ पे ओवर एस्टिमेट कर लिया था। जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं कर पानी चाहिए थी, उससे कई गुना ज्यादा मैंने यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया। देखिए टारगेट चैलेंजिंग होने चाहिए, मैं नहीं कहती हूँ कि इजी टारगेट्स हो, बट इतने भी बड़े टारगेट्स ही होने चाहिए जो अचीवेबल ही ना हो। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को भी जज करो, राइट। कि आप जो भी टारगेट सेट कर रहे हो, जो भी आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, क्या वो सही है या फिर नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस बेटा यहाँ पे क्या कहता है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि आपके जो भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो रॉ मटेरियल है, मशीन्स है, लेबरर्स है, इसका एफिशिएंट इस्तेमाल हो, चीजें प्लान के मुताबिक चले, लोग यहाँ पे फोकस के साथ काम करें, कोई भी रिसोर्स का वेस्ट ना हो, क्योंकि हम कॉस्ट कंट्रोल भी कर रहे हैं, हम टाइम पे काम भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और सबको पता है कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है कि क्या हम काम को सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्लान के मुताबिक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी रिसोर्स वेस्ट करना, काम को नहीं करना, आराम करने चले जाना, ये चीजें नहीं होगी, और इससे आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे। आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली टू द मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर पाओगे, जिससे कंपनी का कॉस्ट भी कम होगा, कंपनी में एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंप्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अब देखिए बेटा, जब यहाँ पे हम कंट्रोलिंग करते हैं तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लान परफॉर्मेंस को यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। अब मुझे अगर पता चला कि चीजें प्लान के मुताबिक चल रही है, लोग यहाँ पे सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो एक एम्प्लॉय का भी मोटिवेशन बढ़ जाता है कि चलो जो जिम्मेदारी दी थी हम उसको पूरा कर रहे हैं, चीजें सही तरीके से यहाँ पे चल रही है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है इट ऑल्सो इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब बेटा देखो, जब मैं कहती हूँ कंट्रोलिंग इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो किस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे हमें पता होता है कि जो भी हमें टारगेट्स दिए गए हैं, जो भी हमें यहाँ पे प्लान्ड चीजें दी गई है, या प्लान्स दिया गया है, या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, हमें उसको फॉलो करना है और हमारे ऊपर यहाँ पे चेक्स हो रहे हैं।
तो इससे एक तरीके से एक ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, लोग यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, लोगों को पता होता है कि उनको यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेसेस को फॉलो करके काम को करना है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चेक किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। राइट, जब मैं कहती हूं कि फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेटा कई तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट होगा जो एचआर का काम कर रहा होगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो प्रोडक्शन का, कोई फाइनेंस का, कोई कुछ और मार्केटिंग का काम कर रहा होगा। अब हर एक डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे एक ही चीज पे फोकस करे, दैट इज अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि एक व्यक्ति, एक वर्कर नहीं, बल्कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे प्री डिटरमाइंड गोल्स जो कि प्लानिंग में गिवन है उसके मुताबिक यहाँ पे अपने काम को करे। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई कि जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग क्या है कि वी इंश्योर दैट थिंग्स आर डन एज पर प्लान, कि जो भी हम काम करें, जो भी हम चीजें करें, वो यहाँ पे प्लानिंग के मुताबिक करें। तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट किस तरीके से, क्या इनमें यहाँ पे कनेक्शन है? सबसे पहले अगर हम नेचर एंड कंसेप्ट की बात करें तो बेटा हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि अगर हम यहाँ पे प्लानिंग की बात करते हैं, राइट, तो प्लानिंग यहाँ पे क्या कहता है? प्लानिंग कहता है कि प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, when to do, how to do, and who is to do, right? वैसे ही अगर बेटा मैं यहां पे कंट्रोलिंग की बात करूं, है ना, तो कंट्रोलिंग यहां पे क्या कहता है कि इट ensures things are done as per plans। तो एक तरीके से यहां पे प्लानिंग हमें स्टैंडर्ड या तो प्लान परफॉर्मेंस की क्या हमसे एक्सपेक्टेड है, क्या हमें करना है, वो हमें बताता है। जबकि कंट्रोलिंग की बात करें तो वो यहां पे हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस कि हम रियल में यहां पे क्या कर रहे हैं, ये हमसे मांगा गया था, ये हमसे एक्सपेक्ट किया गया था, ये हमें करना चाहिए था, बट रियल में क्या किया उसका कंपैरिजन कौन देता है? तो यहां पे कंट्रोलिंग देता है। सेकेंड रिलेशनशिप फैक्टर बेटा यहां पे क्या कहता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड है। मैं अगर कहती हूं कि प्लानिंग है तो प्लानिंग के दौरान हम यहां पे सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, राइट, एंड कंट्रोलिंग के दौरान हम यहां पे कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली यहां पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अब प्लानिंग नहीं है, मुझे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से नहीं पता, मुझे यही नहीं पता कि मेरे से एक्सपेक्टेड क्या है, तो मैं कंपेयर किससे करूंगी? और अगर कंपेयर नहीं करूंगी, अगर ये इंश्योर नहीं करूंगी कि प्लान्स आपके फॉलो हो रहे हैं, तो प्लान करने का मतलब क्या रहेगा? तो दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आपका रिलेशनशिप फैक्टर क्या कहता है कि दोनों फंक्शंस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि यहां पे जब भी मैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वर्ड का इस्तेमाल करती हूं तो इसका मतलब यहां पे क्या होता है? बैकवर्ड का मतलब पास्ट होता है एंड फॉरवर्ड का मतलब यहां पे फ्यूचर होता है। ठीक है, प्लानिंग तो भाई ऑलरेडी कहता है कि वो थिंकिंग इन एडवांस से एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है। सवाल ये आता है कि प्लानिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग है? कंट्रोलिंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, प्लानिंग कैसे बैकवर्ड लुकिंग है? प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो मुझे इस साल क्या करना है, कब करना है, क्या मेरे गोल्स है, किस तरीके से मैं उसको अचीव करूंगी। प्लान करने से पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर हमने क्या किया था, उसमें क्या गलतियां की थी, उसको कैसे सुधारा, क्योंकि लास्ट ईयर जो गलतियां की थी सेम गलतियां इस बार करना चाहोगे क्या? नहीं।
तो लास्ट ईयर कंट्रोलिंग में जो भी डिविएशंस आए थे, जो भी उसके रिपोर्ट्स बने थे, फीडबैक रिपोर्ट्स बने थे, क्या करेक्शन मेजर्स हमने लिए थे, ये ध्यान में रखते हुए इस साल की मैं प्लानिंग करूंगी। मैंने गलती करी थी लास्ट टाइम कि मेरे फैक्ट्री में मैंने जनरेटर्स की सुविधा नहीं करी थी, उसके कारण बिजली की फ्लक्चुएशन से या कोई भी दिक्कत से मेरा प्रोडक्शन रुक रहा था। अब सेकेंड फैक्ट्री यहां पे अगर मैं डालूंगी या सेकेंड फैक्ट्री में मैं प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करूंगी तो वहां पे मैं कोशिश करूंगी कि सेम गलती मैं दोबारा ना करूं ना। बट इसके लिए मुझे प्रीवियस रिपोर्ट्स को समझना होगा, पहले क्या गलती की थी, कब की थी, कैसे की थी, उनको एनालाइज करके ही आगे के प्रोसेसेस जो मैं यहां पे इंश्योर कर सकती हूं। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि यहां पे कहता है प्लानिंग एक पर्सपेक्टिव है जबकि कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है। मैं कहती हूं प्लानिंग एक पर्सपेक्टिव है, मतलब यहां पे प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग में मेन जो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तभी हम क्या कहते थे, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। यहाँ पे बहुत सारा सोचना, चीजों को समझना, अकॉर्डिंगली प्लान को बनाना। तो ये प्लानिंग जो है पर्सपेक्टिव, एक सोच है जो हम यहाँ पे एक प्लान के तौर पे डालते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, सोच है, थिंकिंग है। जबकि अगर मैं कंट्रोलिंग की बात करूं तो कंट्रोलिंग में हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हम यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं। तो कंट्रोलिंग का काम होता है चीजों को मेजर करना, कंपेयर करना कि क्या चीजें सही हो रही है, गलत हो रही है, किधर दिक्कत आ रही है, किधर नहीं दिक्कत आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, वो चेक करता है, वो मेजर करता है। जबकि प्लानिंग में बस एक सोच इन्वॉल्व होती है जहां पे हम सोचते हैं क्या, कब, कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की अगर बात, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, हाँ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग नहीं है, दिस इज प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है और इसके लिए इसको कोई रट्टा मारने की, सीक्वेंस को बाहर करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। कंट्रोलिंग एग्जैक्टली करता, राइट, तो कंट्रोलिंग का काम होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, कोई भी अगर उसमें डिविएशन है तो उसका कारण पता करना, उसको सही करना। इसी चीज को आप डाल दो एक प्रोसेस में। अब जैसे कंट्रोलिंग का सबसे पहला स्टेप यहां पे क्या है, तो सेटिंग अप ऑफ टारगेट और स्टैंडर्ड्स, राइट। जब भी मैं यहां पे टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स की बात करती हूं, जब भी मैं यहां पे टारगेट्स या तो स्टैंडर्ड्स की बात करती हूं, जनरली ये आपको आपके प्लानिंग के दौरान जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं उसमें मिल जाएंगे, राइट। दूसरी चीज हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड्स यहां पे दो किस्म के हो सकते हैं। स्टैंडर्ड्स यहां पे दो किस्म के हो सकते हैं, एक होते हैं आपके यहां पे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड दूसरे होते हैं आपके यहां पे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूं। यहां पे मैंने सोचा कि एक हफ्ते में मेरे 100 शर्ट्स बनने चाहिए, मतलब मैं कितने शर्ट्स बने, कितने शर्ट्स नहीं बने, उनको गिन सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में कंट्रोलिंग करना आसान होता है क्योंकि इसको आप मेजर कर सकते हो, काउंट कर सकते हो और इजीली कंपेयर कर सकते हो। दिक्कत कब आती है, जब बात आती है क्वालिटी की। अब 100 के बदले 80 शर्ट्स बने वो ठीक है, बट शर्ट्स में आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड भी सेट किया होगा कि जो चाहिए जैसे तैसे क्वालिटी का चला लोगे, नहीं, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन, उनकी इमेज, उनकी ब्रांडिंग, गुडविल का सवाल है। तो अब ऐसे केस में क्वालिटी को कंपेयर करना कि भाई आपने क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट की थी, एक्चुअल में क्या क्वालिटी बनी, बिकॉज इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको मेजर करना, कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स में बहुत इजी कंपैरिजन या कंट्रोलिंग हो जाता है, जबकि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू कंपेयर। ठीक है, बट कंट्रोलिंग में सबसे पहले आपको यहां पे स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। आपका क्या यहां पे प्लान्ड या तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो आपको यहां पे बताना है। ठीक है,
अब आपने ये तो बता दिया कि आप चाहते क्या हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस यहां पे क्या है। सवाल आता है कि क्या आपने एक्चुअल में किया, या आपसे चाहते थे, या आपसे एक्सपेक्टेड था, या हमने सोचा था, बट रियल में क्या किया। तो सेकंड स्टेप हमेशा आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस that is carried out in the organization। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज पे अपने स्टैंडर्ड्स है तो टारगेट्स को सेट किया। सेकेंड स्टेप में आपने यहां पे परफॉर्मेंस को मेजर किया कि ये आपसे एक्सपेक्टेड था, बट फिलहाल आप जो काम कर रहे हो उसमें आप एक्चुअल में यहां पे क्या कर रहे हो। स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया। अब क्या करोगे, तो उन दोनों को यहां पे आप कंपेयर करोगे। ठीक है, जैसे यहां पे मैं कहती हूं कि पहले तो मैंने यहां पे स्टैंडर्ड या तो प्लान्ड परफॉर्मेंस को बताया। ठीक है, तो लेट अस से हमारा स्टैंडर्ड या तो प्लान्ड परफॉर्मेंस था कि 100 यूनिट्स पर वीक हमारा प्रोडक्शन शर्ट्स का होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने उसके अगेंस्ट जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है, जिसको हम कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब उसको मेजर किया तो मुझे पता चला कि एक हफ्ते में हम ऑन एन एवरेज 80 to 82 यूनिट्स पर वीक यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब मैं देख सकती हूं कि माय एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हाँ चलो, अभी बच्चा कहता है कि मैम अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे का प्रोसेस करना ही नहीं है, चीजें जैसे चल रही है वैसे चलने दो। दिक्कत आती कब है, जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में मिसमैच है। अब उल्टा भी हो सकता है, ये भी याद रखना, हमेशा ऐसा नहीं है कि कम है तो ही दिक्कत है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, ठीक है, तो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आया कि ऑन एन एवरेज आप 115 to 120 यूनिट्स बना रहे हो। अब इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, बट इसमें भी देयर इज अ मिसमैच ना। दोनों एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड में अगर कोई भी मिसमैच है तो इसको हम कहते हैं डिविएशन। क्या कहते हैं? डिविएशन। जरूरी नहीं है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है तो ही डिविएशन है, दोनों केसेस में ये एक डिविएशन है। ठीक है, इसीलिए यहां पे जब भी बेटा डिविएशन की बात आती है, जब भी यहां पे डिविएशन की बात आती है, डिविएशंस दो किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसको यहां पे समझिए, एक होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन, दूसरा होता है जिसको हम यहां पे कहते हैं नेगेटिव डिविएशन। एक पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है? पॉजिटिव डिविएशन का मतलब होता है व्हेन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। ठीक है, नेगेटिव डिविएशन क्या होता है? उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, व्हेन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। क्लियर है? तो यहां पे बेटा दो तरीके के डिविएशन हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव डिविएशन कब होता है? इस केस में जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ग्रेटर है। बट अगर रिवर्स केस हुआ तो उसको हम नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। अगर कोई भी तरीके का डिविएशन है, क्या डिविएशन है, छोटा डिविएशन है, बड़ा डिविएशन है, किस तरीके का है, इसके लिए बेटा कुछ एनालाइजिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। एनालाइजिंग डिविएशन टेक्निक्स में दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है, जिसमें सबसे पहले टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मेथड। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मेथड क्या कहता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहां पे हम थोड़ी सी भी ऊंच नीच, थोड़ी सी भी मिस्टेक्स यहां पे अफोर्ड नहीं कर सकते।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए प्रोडक्शन के केस में कॉस्ट, अब प्रोडक्शन में थोड़ा सा एक आध आगे पीछे हो गया या कम ज्यादा बन गया तो ठीक है यार, मैंने 100 यूनिट्स बोला था, कभी 99 बना, कभी 101 बना, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर शर्ट में कॉस्ट बढ़ गया तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं कहूंगी कि प्रोडक्शन में कॉस्ट जो है क्रिटिकल एरिया है, जिसमें थोड़ा सा भी 19-20 में नहीं चला के लूंगी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यही कहता है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं की रिजल्ट एरियाज, KRAs। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे थोड़ा भी डिविएशन नहीं चलता। अगर इन एरियाज में डिविएशन है तो उसको अर्जेंटली अटेंड करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मान के चले यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपीज से बढ़ गया पर यूनिट, तो ये एक लफड़ा है। यहां पे इमीडिएट कंट्रोलिंग की जरूरत है क्योंकि 5 रुपीज से पर यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ सकता। बट मान के चलिए अगर पोस्टल कॉस्ट जो है, कुरियर कॉस्ट जो है वो 20 रुपए से बढ़ गया, कभी कभी कुरियर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस केस में कोई कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है। बट प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ा तो तुरंत कंट्रोलिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले ये की रिजल्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और उन एरियाज में कड़ी नजर रखिए क्योंकि उन पर्टिकुलर एरियाज में आप थोड़ा सा भी डिविएशन अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद सेकेंड टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं MBE, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बेटा क्या कहता है कि हर चीज मैनेज करने और कंट्रोल करने जाओगे ना, कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। और इसीलिए हर छोटी छोटी चीज को कंट्रोल करने मत जाओ, एक लिमिट यहां पे सेट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि मान के चलिए अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है बाय ₹2, राइट, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जनरली काम कैसे करता है सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। अब मान के चलिए यहां पे मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, चलिए इसको और थोड़ा सा बेटर वे में हम समझा देते हैं। मैं यहां पे कहती हूं कि मैंने यहां पे एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया है जो कि है 10 रुपीज पर यूनिट। उसमें मैंने एक लिमिट रखी है 10% प्लस और माइनस। मतलब वैसे तो मैंने कहा कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपया होना चाहिए, बट 10% ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं कह सकती हूं कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो एनीवेयर बिटवीन 9 रुपीज टू 11 रुपीज हो सकता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट 10 के बदले 9, 9.5 हो गया, 9:45 हो गया, कोई कंट्रोलिंग नहीं चाहिए। 10 के बदले 10:15, 10:30, 11 हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 11 से ज्यादा हो गया, 9 से कम हो गया, तब कंट्रोलिंग चाहिए। इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहां पे थोड़ा बहुत 10%, 20% का आप लिमिट सेट कर देते हो कि उतना अगर इंक्रीज हो गया, जैसे मैंने यहां पे बोला था कि 2 रुपए तक का इंक्रीज हो गया तो चलेगा। पर अगर 2 रुपए से ज्यादा हो गया, हाँ, तब आपको यहां पे कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि छोटा छोटा चीज के लिए आपको कंट्रोलिंग नहीं करना है। एक लिमिट के बाहर जब चीज जाती है तभी आपको कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है यहां पे टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि डिविएशंस किस तरीके के हैं, कहां पे है, कितने हैं, इसके मुताबिक करेक्टिव एक्शन डिपेंड करता है। अगर डिविएशन की रिजल्ट एरियाज में नहीं है, अगर डिविएशन बहुत ही मामूली है तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, उसको कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं होती। बट अगर डिविएशन कोई इंपॉर्टेंट की रिजल्ट एरिया में है, अगर लिमिट से बाहर है, तब उसको करेक्ट किया जाता है। करेक्शन में यहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इंप्रूव करना, बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स होते हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्या डिविएशन है। याद
रखना, डिविएशन को सुधारना, उसका रीजन फाइंड आउट करके उसको सुधारना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। जैसे हमने किया था कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि बिजली की दिक्कत थी, तो हमने उसको सुधारा बाय प्रोवाइडिंग पावर बैकअप, हमने जनरेटर्स ला दिए। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो जनरली इग्नोर किया जाता है वो है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक इन कंट्रोलिंग क्या कहता है कि हमेशा कंट्रोलिंग के अंत में हमें यहाँ पे फीडबैक रिपोर्ट्स को बनाना चाहिए। ये फीडबैक रिपोर्ट्स एक तरीके से एक्ट करते हैं एज अ मेजर टू इंश्योर दैट similar deviations do not occur in future। देखिए बेटा, कंट्रोलिंग करना जरूरी है बट ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि इस बार आपने जो गलती की, जो डिविएशन किया, वो नेक्स्ट टाइम ना हो। इसीलिए हमेशा डिविएशन क्या करेक्टिव मेजर लिया, इसका एक फीडबैक रिपोर्ट बनाया जाता है, राइट, सो दैट आगे हम ये गलती ना करें, नेक्स्ट टाइम जब हम प्लान करें तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको करें। तो 6 स्टेप्स है यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस में, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब आता है सबसे खतरनाक वाला क्वेश्चन, जो कि है टेक्निक्स इन कंट्रोलिंग। टेक्निक्स इन कंट्रोलिंग खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक तो आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा ध्यान से, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, टेक्निक्स इन कंट्रोलिंग यहाँ पे क्या कहता है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टेक्निक्स जो कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है उसकी बात करूं, ये टेक्निक्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक है आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड दूसरी है आपकी यहां पे मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स बेटा यहां पे क्या है? तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स वो टेक्निक्स है जो काफी सालों से कंपनीज में इस्तेमाल होते आ रही है, और ऐसे नहीं कि अब वो नहीं इस्तेमाल होती, पुराने जमाने की हो गई, नहीं, काफी सालों से इस्तेमाल होते आ रही है और आज भी इस्तेमाल हो रही है। तो जो बहुत पुरानी टेक्निक्स है, जो ईयर लॉन्ग इस्तेमाल होते आ रही है, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स, राइट। अब ट्रेडिशनल टेक्निक्स कई सारे डिफरेंट टाइप्स की है। कौन से टाइप्स की है? तो सबसे पहले आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, देन आता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, देन आता है ब्रेक इवन एनालिसिस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है बजटरी कंट्रोल। और इन्हीं चारों टेक्निक्स को सबसे पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्या है? ऐसी कंट्रोलिंग टेक्निक्स जो काफी लंबे समय से इस्तेमाल होते हुए आ रही है, आज भी हो रही है। कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक्स है? तो आपको यहां पे उसको याद रखना है, PSB स्क्वायर, दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड बजटरी कंट्रोल। तो PSB स्क्वायर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, डैश इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, तो ये भी क्लासिफिकेशन आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग है, उसकी अगर यहाँ पे बात करें, पर्सनल ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, सबसे पुरानी, सबसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में होता क्या है कि जो भी आपके मैनेजर्स है, जब आप काम को कर रहे हो तो वो वहां पे आपके साथ खड़े होकर फिजिकली खुद से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब आप काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, कितनी देर आराम कर रहे हो, कितनी देर टाइम पास कर रहे हो, कितना प्रोडक्टिविटी है, कितना एफिशिएंसी है, तो इसको कहते हैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जहां पे जो आपका मैनेजर है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन खुद से आकर आपको ऑब्जर्व करके यहां पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब इससे क्या होता है, एक तो एम्प्लॉयज के ऊपर दिमाग पे प्रेशर क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, सर देख रहे हैं, सर देख रहे हैं, सर इधर ही खड़े हैं, कंटिन्यूस देख रहे हैं, हाँ, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है एम्प्लॉयज पे क्रिएट होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको और उनके काम को यहाँ पे पर्सनली ऑब्जर्व किया जा रहा है, राइट। बट ये टेक्निक ऐसी भी है जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है।
अब आज की तारीख में मैं बोलूंगी कि मैनेजर्स यहाँ पे बस आपको ऐसे कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैनेजर्स अपना काम कैसे करेंगे? तो इसमें समय भी बहुत जाता है, मैनेजर्स के ऊपर खर्चा भी बहुत जाता है, तो हाँ, काफी जगहों पे पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। सेकेंड टेक्निक क्या है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। अब स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है कि उसने कितना काम किया, कितना नहीं किया, जो भी उनकी परफॉर्मेंसेस है, जब इनको हम स्टैटिस्टिकल चार्ट्स जैसे पाई डायग्राम, बार चार्ट्स, इनमें जब हम डाल देते हैं, तो इसको हम यहां पे कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, जिसको हम स्टैटिस्टिकल चार्ट्स में यहां पे प्रेजेंट करते हैं, राइट। याद रखना, इससे मैनेजर्स काफी इजीली लोगों की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर एंड एनालाइज कर पाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि ये विकास का सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ठीक है, जो दिखता है कुछ इस तरीके से। ये टाइम पीरियड है और यहां पे उसने कितना सेल्स किया वो यहां पे बताया गया है, ठीक है। तो विकास का सेल्स परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। उसने शुरुआत यहां से करी, ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। तो मुझे पता चल रहा है कि काफी समय से विकास का जो सेल्स परफॉर्मेंस है सही नहीं रहा है, कम 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 होते जा रहा है। मतलब मुझे विकास से बात करने की जरूरत है कि क्या दिक्कत आ रहा है भाई, क्यों तेरा रिपोर्ट नीचे डाउन होते जा रहा है। ये वही रिपोर्ट है, बस इसको मैंने एक सीरीज में या एक चार्ट में यहां पे दिखाया है, सो दैट मैनेजर्स इसको बहुत इजीली समझ सके और कंपेयर भी इजीली कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टेक्निक क्या है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है उसको आप समझ लो। देखिए बेटा, हर एक कंपनी जब कोई भी काम करती है तो उस काम में कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। अब इसमें फिक्स कॉस्ट भी आ गया, वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, राइट। मान के चलो कि मैंने प्रोडक्शन करने के लिए मैंने हजारों यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसके पीछे मेरा 1 लाख का खर्चा हुआ, ठीक है। मैंने यहां पे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जिसके पीछे टोटल मेरा 1 लाख का खर्चा हुआ। अब जब तक ये 1 लाख रुपए मैं कमा नहीं लेती, जब तक ये 1 लाख रुपए मैं कमा नहीं लेती, मुझे तो हमेशा डर लगा रहेगा कि मुझे लॉस हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो जिस पॉइंट ऑफ सेल्स पे मान के चलो कि 1 लाख रुपया मुझे कमाना है, तो मैंने बोला कि एक शर्ट मैं बेचूंगी 1000 रुपए में, मतलब 100 शर्ट्स बेचूंगी तो 1 लाख रुपया आ जाएगा, मेरा खर्चा कवर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी शर्ट्स बेचे वो मेरे लिए प्रॉफिट है। इसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, आप देख सकते हो कि लेटर से ये मेरा टोटल कॉस्ट का लाइन है और ये मेरा टोटल रेवेन्यू का कर्व है, ठीक है। ये जो है, मैं इसको दोनों को अलग अलग कलर में कर देती हूं। ये जो पर्पल कलर है ये है मेरा टोटल कॉस्ट का कर्व, ठीक है, और ये जो रेड कर्व है ये है मेरा टोटल रेवेन्यू का कर्व। अब आप देख सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट पे ये दोनों कर्व एक जगह पे जुड़ जा रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे माय टोटल कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। बट इस पॉइंट के पहले देखो, जो आपका टोटल कॉस्ट का लाइन है, पर्पल लाइन, वो टोटल रेवेन्यू से ऊपर है। मतलब अगर मैं कोई भी तरीके से, मान के चलो ये ब्रेक इवन यूनिट्स है, मैं अगर कोई भी तरीके से, लेट अस से दिस इज 100 यूनिट्स, अगर मैं उसके पहले यहां पे रुक गई, मान के चलो कि मैंने 95 यूनिट्स बेचे, तो यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में माय टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, इसीलिए मुझे नुकसान होगा क्योंकि खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। जैसे मैंने 100 यूनिट्स पहुंची, मतलब इसको कहते हैं ब्रेक इवन सेल्स,
मतलब मुझे कम से कम 100 यूनिट्स बेचने हैं कि मैं अपने खर्चे को कवर कर सकूं। जैसे 100 यूनिट्स बेचा, बस अब मेरा पूरा खर्चा कवर हो गया। प्रॉफिट होगा कि नहीं पता नहीं, बट नुकसान पक्का नहीं होगा। 100 से एक भी यूनिट ज्यादा बेचा तो इसके आगे जितने भी यूनिट्स बेचोगे उसमें आपका रेवेन्यू यहां पे ज्यादा होगा कंपेयर टू द कॉस्ट। तो इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में आप यहां पे क्या अर्न करोगे? प्रॉफिट्स। और जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या कहता है? ब्रेक इवन एनालिसिस कहता है कि जो सेल्स वॉल्यूम, जैसे हमारे केस में वो है 100, तो जो सेल्स वॉल्यूम है जहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आते हो उसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमेशा योर टोटल कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट मैनेजर को पता चले कि हमें मिनिमम कितना सेल्स करना है और प्रॉफिट कमाना है तो कितना सेल्स हमें आगे जाके करना है, लॉस से बचना है तो कितना सेल्स करना है। ठीक है, चलिए बेटा आगे जाते हैं टू द लास्ट ट्रेडिशनल टेक्निक जो कि है बजटरी कंट्रोल। अब बेटा यहां पे मैं बजटरी कंट्रोल की बात करूं तो बजट्स आपको मैंने प्लानिंग में सिखाया था। बजट्स एक ऐसा टाइप ऑफ प्लान है जो याद रखना हमेशा यहां पे मॉनिटरी होगा एंड इन नंबर्स या तो क्वांटिटी में होगा। तो जब बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं, बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम एडवांस में हर एक चीज के लिए अपने बजट्स को प्लान करते हैं। जैसे मैं कहती हूं कि भाई मेरा जो सेल्स का बजट है वो है 10 लाख, जो मेरा एडवर्टीजमेंट का बजट है, ठीक है, वो है 5 लाख। ठीक है, अब मैंने एडवर्टीजमेंट का बजट तय किया था 5 लाख, बट मैंने एक्चुअल में जब खर्चा किया तो कितना किया इसको कंपेयर करो, सो दैट अगर बजट से बाहर चीजें जा रही है ना मेरे दोस्त तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, तो बजट सेट करते हैं जिसमें हम लिमिट सेट करते हैं कि चीजें उसके बाहर यहां पे ना चली जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो दिस इज योर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब देखिए कंट्रोलिंग में जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके की टेक्निक्स होती है। एक है आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड दूसरी यहां पे कौन सी है? तो दूसरी है यहां पे आपकी मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, तो बेटा मॉडर्न टेक्निक्स क्या होती है? तो ऐसी टेक्निक्स जो रिसेंट में यहां पे आई है, जो न्यू थिंकिंग न्यू वेज ऑफ कंट्रोलिंग यहां पे इवॉल्व हुए हैं, इनको कहते हैं मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। जो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो होते गए, कॉम्प्लेक्स बनते गए, बड़े बनते गए, तो वैसे वैसे नई टेक्निक्स आते गए जिनको हम कहते हैं मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें सबसे पहली टेक्निक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस, देन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, PERT एंड CPM एंड MIS। ठीक है, सारी टेक्निक्स को एक एक करके हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कहती हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने अगर एक प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके मुकाबले में मुझे कितना फायदा या तो रिटर्न मिला। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए यहां पे प्रोजेक्ट ए है एंड देन वी हैव प्रोजेक्ट बी। ठीक है, तो दोनों में 10-10 लाख का यहां पे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रोजेक्ट ए में जो एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 15% है, जबकि प्रोजेक्ट बी में जो एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 2% है। तो जाहिर सी बात है भाई मुझे यहां पे 10 लाख लगा के ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है तो मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगी, और इसी से मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा परफॉर्म किया है ये मुझे पता चलेगा। जितना ज्यादा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना उतना बेटर आपका कंपनी का परफॉर्मेंस होता है। तो पिछले साल मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% था, इस साल 12% हो गया, नेक्स्ट ईयर 15% का एस्टिमेट है, मतलब मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और वहीं अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिरते गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो कंट्रोलिंग की जरूरत है। सेकेंड मॉडर्न टेक्निक कौन सी है? तो उसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस।
अब रेशियो एनालिसिस में हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेशियोज को इस्तेमाल करते हैं जिससे डिफरेंट चीजों को मेजर किया जा सके। जैसे सबसे पहले आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या कंपनी अपने सारे जो खर्चे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो सप्लायर्स हो, डेटर्स हो, एक्सेट्रा, क्या अपना शॉर्ट टर्म पे ये खर्चा निकाल पाएगी कंपनी। चलो ठीक है, मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में मैं आसानी से जो भी मेरे स्टेक होल्डर्स का यहाँ पे खर्चा है मैं उसको आसानी से निकाल पाऊंगी। अब सवाल आता है कि यही मुझे चेक करना है कि क्या लॉन्ग टर्म में, क्या लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी जो भी अपना यहां पे स्टेक होल्डर्स का खर्चा है उसको निकाल पाएगी या फिर कर्जे में डूब जाएगी। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में यहां पे एक मेजर डिफरेंस है कि लिक्विडिटी रेशियो देखता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, कि शॉर्ट टर्म में क्या कंपनी अपने सारे यहाँ पे ड्यूज एंड डेट से पे कर पाएगी, जबकि सॉल्वेंसी रेशियो इसको लॉन्ग टर्म में चेक करता है कि लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी जो भी उसके खर्चे हैं, जो भी उसकी डेट है उसको पे कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी अगर कंपनी है तो वो ये देखना चाहेगी कि यहां पे आप जितना भी पैसा लगा रहे हो, जितना भी यहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या पैसा लगा रहे हो, उसके अंदाजे से आप यहां पे प्रॉफिट कितना करेंगे। तो एज पर द कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी आपने अलग अलग चीजों में पैसा लगाया उसके मुताबिक यहां पे आप प्रॉफिट कितना कमाओगे, ये देखने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इस्तेमाल होता है। टर्नओवर रेशियो की अगर बात करूं तो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करता है कि जो भी मेरी यूटिलिटी या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो किस तरीके से है। एक एग्जांपल देती हूं, मान के चलो कि मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैंने कपड़ा दिया जिससे शर्ट बनाना है, 100 रुपए का कपड़ा है, तो उस एक कपड़े में एक व्यक्ति ने 2 शर्ट बनाए, दूसरे व्यक्ति ने उतने ही कपड़े में उतने कॉस्ट में 1 शर्ट बनाया, मतलब दूसरे व्यक्ति ने रिसोर्सेज को वेस्ट किया होगा ना। तो टर्नओवर रेशियो क्या देखता है कि कितने रिसोर्सेज में आपने कितना प्रोडक्शन किया। अब कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोड्यूस किया मतलब आप एफिशिएंट हो, ज्यादा रिसोर्सेज में बस थोड़ा सा प्रोडक्शन किया मतलब आपने वेस्टेज किया, आप इनएफिशिएंट हो। तो टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स डिवाइड कर देते हैं जहां पे हर एक सेंटर की अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर की जिम्मेदारी क्या होती है, तो जो भी कंपनी का कॉस्ट है उसको यहां पे अंडर कंट्रोल रखना। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको यहां पे कॉस्ट सेंटर कहा जाता है, क्योंकि इनका काम होता है रॉ मटेरियल लेना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना और प्रोडक्शन करना जिसमें कंपनी का खर्चा जाता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा एरिया है जहां पे कंपनी खर्चा करती है, कॉस्ट इनकर करती है। उसके बाद आता है आपका यहां पे रेवेन्यू सेंटर। तो जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्ट को बेचकर पैसा लाती है, उसको मैं कहती हूं रेवेन्यू सेंटर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेरे लिए खर्चे वाली जगह है जहां पे खर्चा करके मेरे को प्रोडक्शन करना है। मार्केटिंग सेल्स एक ऐसी जगह है जहां से पैसा आता है, तो वो मेरे लिए एक रेवेन्यू सेंटर है। तीसरा है यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, जहां पे एडिशनल इनकम को अर्न करके यहां पे और पैसे कमा सको। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी में एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि कहीं पे भी अगर कोई भी मशीन में दिक्कत आती है तो उसको रिपेयर करना, मेंटेन करना, और उसके द्वारा आप यहां पे सर्विस चार्ज लेके एडिशनल प्रॉफिट को यहां पे कमा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है आपका यहां पे इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब देखिए बेटा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट सेंटर की बात करूं ना, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर प्रॉफिट नहीं देखती, वो देखती है कि यहां पे इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हमने कितना यहां पे इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो मान के चलो कि मैंने यहां पे फिक्स एसेट्स पे करोड़ों रुपए खर्च किए, तो उसके मुताबिक मुझे कितने रिटर्न्स मिले।
तो मैंने जो पैसे फिक्स एसेट्स में खर्च किए ना, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट्स है। इससे मुझे कितने रिटर्न्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है जिसको हम कहते हैं बेटा यहां पे मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? तो मैनेजमेंट ऑडिट का काम होता है ये देखना कि जो भी आपकी एम्प्लॉइज है उन्होंने किस तरीके से यहां पे परफॉर्मेंस किया है, क्या काम किया, कितने एफिशिएंट थे, कितने इफेक्टिव थे, और उनके मुताबिक उनके परफॉर्मेंसेस को जज करके किसको मुझे प्रमोशन देना है, किसको इंक्रीमेंट देना है, किसको बोनस देना है, वो यहां पे जज करना। तो मैनेजमेंट ऑडिट का मेन रोल होता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करना एंड उनके मुताबिक उनके अप्रेजल्स को यहां पे डिसाइड करना। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक अब आती है जो कि है PERT एंड CPM। PERT का फुल फॉर्म याद रखना, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट करते वक्त इन टेक्निक्स का यहां पे इस्तेमाल होता है, एस्पेशली जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे प्रोसेसेस यहां पे इन्वॉल्व है। साथ ही साथ वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स है, एक टाइम लिमिट है जिसके अंडर आपको ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है। काम किस तरीके से करता है? तो सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट है इसको नंबर ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइड करता है कि पहला काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है, तीसरा काम ये करना है, फोर्थ एक्टिविटी ये है, फिफ्थ एक्टिविटी ये है। क्या क्या एक्टिविटीज करनी है और कौन सी फर्स्ट, कौन सी सेकेंड, कौन सी थर्ड, कौन सी फोर्थ, ये हम यहां पे डिसाइड करते हैं। उसके बाद एक नेटवर्क डायग्राम को बनाया जाता है जो ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बताए। जैसे मैं कहूंगी फर्स्ट ये करेंगे, सेकेंड ये करना है, थर्ड ये करना है, फोर्थ ये करना है, फिफ्थ ये करना है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं जो क्लियरली हमें बताता है कि कब यहां पे कहां से शुरुआत करनी है और उसके बाद कहां जाना है, फिर क्या करना है। तो ऐसा एक डायग्राम बनाता है। हर एक काम को, हर एक एक्टिविटी को कितना समय लगेगा इसको कैलकुलेट करता है। जैसे मुझे एक्टिविटी 1 करनी है तो 2 हफ्ते लगेंगे, एक्टिविटी 2 के लिए 3 हफ्ते लगेंगे, और ये टाइम भी जो है 2 पीरियड में होता है, ऑप्टिमिस्टिक एंड द लॉन्गेस्ट दैट इज पेसिमिस्टिक। कम से कम कितना टाइम लगेगा एक्टिविटी 1 के लिए? 2 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 3.5 हफ्ता। तो दोनों लिखते हैं, 2 हफ्ता भी लिखते हैं, 3.5 हफ्ता भी यहां पे लिखते हैं। CPM जो है क्रिटिकल पाथ मेथड, वो कहता है कि हमें कॉस्ट भी लिखना चाहिए कि एक्टिविटी 1 में कितना खर्चा होगा, एक्टिविटी 2 में कितना होगा, एक्टिविटी 3 में कितना होगा, सो दैट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी हम कैलकुलेट कर सके। अब इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ है ना, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ, कि बाबा इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता है। अब मैंने बोला एक्टिविटी 1 में 2 हफ्ता भी लग सकता है, मैक्सिमम 3.5 हफ्ता लग सकता है, तो 3.5 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, वरना प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट का जो टाइम है ना, हमेशा मैक्सिमम टाइम लिया जाता है। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड इसमें मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं सो दैट आप प्रोजेक्ट को यहां पे टाइम से कंप्लीट कर सको। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका MIS, जिसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत ही सिंपल टेक्निक है जहां पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम है जहां पे हर एक एक्टिविटी, हर एक डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर किया जाता है, सो दैट वो डिपार्टमेंट यहां पे जब भी मैनेजर्स को जरूरत हो डेटा की तो उसको अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे सके, जिसके बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो अपने डिसीजंस को यहां पे ले सके। तो MIS एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है और मैनेजर्स को जब जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करता है, सो दैट मैनेजर्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पे ले सके। ठीक है, चलिए भाई, अब बारी आती है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन डेविएशंस आर गुड इन नेचर, तो इनको कौन से डेविएशंस कहते हैं? तो भाई गुड डेविएशंस को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। सेकेंड, अगर यहां पे कंट्रोलिंग फंक्शन की बात करें तो इनमें से कौन सा क्लेम सही है? कंट्रोलिंग यहां पे एक ऐसा फंक्शन है जो अहेड देखता है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो बैकवर्ड
मतलब बैकवर्ड लुकिंग है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो भाई कंट्रोलिंग बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड इन डैश टर्म्स कंपेयरिंग देम इज इजियर। तो भाई स्टैंडर्ड जब क्वांटिटेटिव है तो कंपैरिजन इजी है, क्वालिटेटिव में कंपेयर करना थोड़ी सी दिक्कत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंसेप्ट ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन द आइडिया कि इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो भाई यू ट्राई टू कंट्रोलिंग एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, ये कौन सा कंसेप्ट कहता था? ये आपको नीचे मुझे कमेंट करके आंसर में बताना है, मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर आपको यहां पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असेंबलिंग ऑफ फैसिलिटीज एंड पर्सनल फॉर कलेक्टिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर्स, इसको क्या कहते हैं? तो भाई जब मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करना, ये कौन करता है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। डैश रेफर्स टू सिस्टमैटिक अप्रेजल ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, अकॉर्डिंगली अप्रेजल्स डिसाइड करना, इसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बेटा कौन सा रेशियो बताता है? लिक्विडिटी रेशियो बताता है। रेशियोज व्हिच आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कौन सा रेशियो बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक। तो पीएसबी स्क्वायर था, राइट। तो यहां पे जो रेवेन्यू एनालिसिस है वो यहां पे ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग। तो सबसे पुराना सबसे ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है बेटा? तो उसको हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, टोटल कॉस्ट इज एग्जैक्टली टोटल रेवेन्यू, इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं? तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, राइट। और इसी के साथ जो हमारा कंट्रोलिंग है और उसका वन शॉट जो यहाँ पे सेशन है वो खत्म होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर पूछा था, नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। आगे के चैप्टर्स के साथ दोबारा जरूर मिलेंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।